नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के अंदर बगावती सुर उठने लगी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद जव्वाद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और जव्वाद साहब की खासियत ये है कि ये जो भी बोलते हैं वो तथ्यों के साथ बोलते हैं और इन्हें आप हर रोज नेशनल मीडिया पर भी डिबेट करते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जव्वाद साहब की खासियत यह भी है कि ये युवाओं में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि युवा इन्हें बहुत ज़्यादा सुनना भी पसंद करते हैं। तो जव्वाद साहब से इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो जव्वाद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो जव्वाद साहब, जैसा कि मैंने शुरुआती की कि जो भी चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी के अंदर जो है वो बगावती सुर उठना शुरू हो चुकी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी नियाज साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको जो है आमंत्रित करा है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए क्या है, चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर उठ चुके थे, लेकिन तमाम तरीके की कोशिशें करी गई कि उस चीज को दबा दिया जाए, उसको जो है कम कर दिया जाए और जो है पब्लिक डोमेन के अंदर ये बात सामने नजर ना आए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आपके जो है जो आप करते हैं वो सामने दिखाई धीरे धीरे देने लगता है, क्योंकि देखिए अहंकार एक ऐसी बीमारी है, वो कैंसर से ज्यादा घातक और खतरनाक है। जिस किसी भी व्यक्ति को ये अहंकार हो जाता है कि वही सब कुछ है और वही सर्वोपरि है और वो बिल्कुल जो है भगवान बन चुका है, अगर इस तरीके की धारणा बना दी जाती है तो ये अहंकार से ज्यादा कुछ नहीं। और हम जिस संस्कृति से निकलते हैं, गंगा जमुनी तहजीब से निकलते हैं, हमारी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति रही है उसके अंदर हमारे पास तमाम उदाहरण है। रावण का भी उदाहरण हमारे साथ है और तमाम ऐसे बादशाह गुजरे हैं, फिरौन का भी हमारे सामने है, नमरूद का भी है, शद्दाद का भी, तमाम ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क के ऊपर जो है शासन करा है और अहंकारी बादशाहों की कहानियां भी रही हैं। देखिए क्या था मामला, था उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर के और सबसे बड़ी जो हार हुई है, जो अभी तक डैमेज कंट्रोल लोकसभा में जो हार है, उससे पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर जी। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ जी टिकट मांग रहे थे, खुद के लिए उनका नहीं था कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद भी होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर से, जो अब एक्स हो चुका है, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी का लोगो भी हटा दिया था। और उस वक्त बात आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच में आपसी कुछ विवाद है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है। आपको याद होगा इस विवाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से दबाने की कोशिश करी गई और योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य भी जो है वो खतरे में नजर आ रहा था कि हो सकता है उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उसकी नजीर हमारे सामने है। जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए और तीन तीन बदले का पता नहीं चला। उसके बाद आप देखिए गुजरात के अंदर किस तरीके से पूरी कैबिनेट बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कुछ नहीं पता चला। कर्नाटक के अंदर इतने विश्वसनीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उठा करके 2 मिनट में बदल दिए गए, कुछ नहीं पता चला। जैसा चाह रहा था मनमानी चल रही थी। और जो एक आइडियोलॉजी थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारा के तौर पर जिंदा रखा था, उसके ऊपर खास तौर पे जो हम गुजरात लॉबी जिसको कहते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब दोनों जिस तरीके से पार्टी को चला रहे थे, वो तो होना स्वाभाविक था। और वो अब चुनाव के अंदर इस तरीके से हुआ है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी पूरी हार की जिम्मेदारी आपसी टकराव है जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, वो उनके ऊपर सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं और ये इनके ऊपर फोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा जिसमें अखिलेश यादव साहब ने अनुराग ठाकुर के ऊपर कटाक्ष करा कि मैं बताता हूं तकलीफ कहां है, कि एक दूसरे का कोई नमस्कार ही नहीं कर रहा आजकल। ये आपने देखा ना, ये तो सभी राजनाथ सिंह के माननीय गृह मंत्री तो अंदर, और ये यहां नहीं रुकने वाली और आगे बढ़ेगी, क्योंकि अहंकार जहां पर खत्म होता है, अहंकार टूटता है। जब अहंकार का बिखराव होता है तो एक जगह पे नहीं होता है, वो कई जगह पे जाता है।
क्योंकि ये जो भी जैसे यूपी में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए खास करके उसके बाद से जो टकराव देखने को मिला है, हालांकि स्टार्टिंग टाइम में तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन बाद में ये सार्वजनिक तौर पर सब कुछ निकल करके सामने आ गया जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उधर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपना अलग मोर्चा संभाले हुए होते हैं और फिर जो है मीटिंग में ये कह दिया जाता है कि संगठन जो है वो सरकार से ऊपर होता है। इस तरीके की जब बयानबाजी होनी शुरू होती है तब जाकर के ये पूरा सार्वजनिक तौर पर के खुल करके सामने आता है। तो क्या अब आपको लगता है कि इसमें दो गुट बट गए हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके साथ आरएसएस है, वहीं दूसरी तरफ एक गुजरात लॉबी है जिनके तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो इस तरीके से गुटबाजी हो रही है और उसमें बगावती सुर उठने लगी है। बिल्कुल सही कहा नियाज भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 गुट हैं। अच्छा, 2 गुट नहीं है। और मेरी बड़े एक जो है बीजेपी के एक बड़े नेता, उनसे मेरी खामोशी के साथ बात हुई तो उन्होंने बता दिया 3 गुट हैं। एक वो गुट है जो पुरानी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता आया, जिसने जो है सभी विपक्षी दलों को काउंटर करा, चाहे क्षेत्र के अंदर हो चाहे जो है केंद्र के अंदर हो, और यहां तक सत्ता को लाने में 70-80 साल का बड़ी मेहनत और मशक्कत रही। बिल्कुल आरएसएस का एक वो धड़ा है, एक वो धड़ा है आरएसएस का जिसको जो है आपने चस्का लगा दिया है करप्शन का। आपको याद होगा पूर्व जो है गवर्नर सतपाल मलिक ने बहुत पहले कुछ बात करी थी, उस बात को याद करिएगा कि एक वो है जो चंद उद्योगपतियों के साथ मिल करके, जिनको जो है खास तौर से आराम तलब हो गए हैं, जिनको जो है सिर्फ पैसा और चीजें दिखाई दे रहे हैं। एक तो दड़ा वो है जिनको सत्ता के साथ मिलना, एक तीसरा दड़ा वो है जो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकली खाटी जो नेता है, जो जमीनी सतह का नेता है, एक वो है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा, उसकी कुछ सुनी भी नहीं जा रही, उसने सिर्फ गधा मजदूरी करी है। उसका एग्जांपल दूं, जितने कांग्रेस से टीएमसी से लोग छोड़ छोड़ के गए जी, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, वो कहां गए? भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो खाटी नेता हैं, जो इन 2 धड़ों के बीच नहीं आना चाह रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि मुझे जो है संगठन मजबूत करना है, मुझे जो है अपनी पार्टी को मजबूत करना, जो पार्टी के वफादार हैं, वो किसी एक शख्स के वफादार नहीं है। कर्नाटक के एक बड़े दलित नेता ने आवाज उठाई थी ना, बोला उन्होंने बाकायदा, वो तो सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के ये बोला कि ये जो है दलित विरोधी मानसिकता के हैं। उनको मंत्री नहीं बनाया गया, आप देख लीजिए। और तमाम वो लोगों को बनाया गया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आइडियोलॉजी से सहमति रखते हो या उन्हीं के गुणगान करते हो। अब आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद हरियाणा के अंदर, और उसके बाद जो है अभी झारखंड के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर, 4 राज्य के चुनाव हैं। और जो मोदी मैजिक कहा जा रहा था कि बड़ा मोदी मैजिक है, वो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गया। अब जो दिया जो होता है वो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। वो फड़फड़ाहट जो है 4 राज्य के चुनाव के अंदर निकल जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप देखें पार्टी के अंदर 2 से 3 धड़े हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। एक वो है जो फडणवीस जी के साथ है, एक वो धड़ा है जो नितिन गडकरी जी के साथ है, एक वो धड़ा है जो आरएसएस के साथ है, जो आरएसएस के बहुत करीबी रहा हुआ है, जिसमें नितिन गडकरी साहब में और शीर्ष नेतृत्व के साथ भी है। अब आप बताइए, और एक धड़ा वो है जो सत्ता की सिर्फ मलाई ही चाटना जानता है, चाहे सरकार किसी की बने, चाहे वो इधर रहे चाहे वो उधर रहे। और अभी विस्तार करने की बात हो रही है कि महाराष्ट्र में जो है कुछ चीजें चेंज करी जाएंगी। और ये भी खबर निकल करके सामने आ रही थी जवाद भाई कि ये जो अजीत पवार हैं, अजीत पवार से जो बीजेपी के जो कोर, जिसकी आप बात कह रहे हैं कि जो मतलब जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो अजीत पवार के आने से नाराज हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एक कोर हिंदुत्व का जो उनका इमेज था वो टूटा है अजीत पवार के आने से। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को भी झटका लग सकता है बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में, जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का इंटरनल सर्वे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया था जी,
और जो हमारे जानकार लोग हैं जिन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया कि 50 सीट भी क्रॉस करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए माननीय गृह मंत्री जी महाराष्ट्र ही नहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बैठकें नहीं ले रहे हैं, सबको दिल्ली बुलाया जाता है महाराष्ट्र में जाकर। उसकी वजह यह है फडणवीस साहब की जो है शिंदे जी से नहीं पिट रही है, बिल्कुल नहीं पटती है, और शिंदे जी की जो है अजीत दादा पवार से नहीं पट रही है, और एक की जो है शीर्ष नेतृत्व से पटती है और दूसरा जो है वो मुखालफिन खड़ा हो जाता है। भयंकर गुटबाजी है, भयंकर गुटबाजी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर आ जाइए, बिहार के अंदर मैं महाराष्ट्र से बिहार का भी तोड़ा करवा दे रहा हूं। बिहार के अंदर भी एक बड़ा खेला होने जा रहा है। जो शीर्ष नेतृत्व है और क्षेत्रीय नेतृत्व है वहां पर भी आपसी जो है वो उठा पटखानी का खेल चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार साहब के ऊपर जो है ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाने की कोशिश हो रही है, और नीतीश साहब जो है वो जो है आपके चिराग पासवान के ऊपर जो है अपना तीर साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब का बेनिफिट वो इंडिया अलायंस को मिलेगा ना चाह करके, क्योंकि आपसी सिर्फ टॉवर इतनी है कि उसका बेनिफिट जो है वो इंडिया अलायंस को बाय डिफॉल्ट ही मिलेगा। और अगर ज्यादा मजबूती के साथ, एकता के साथ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ गया, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जहां जहां मजबूती के साथ दिख रही है, चाहे आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर हो गया, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कैबिनेट चेंज करी, अनिल विज वहां नाराज है, मोर्चा खोलने पे लगे हुए अनिल विज, वो तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, और खट्टर जी के लिए उन्होंने बयान दिया, सैनी जी के लिए बयान दिया। तो आपने हरियाणा की बात की, ज्यादा है, और हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की बात कर ली, बिहार की बात कर ली, यूपी की बात कर ली, अब थोड़ी गुजरात पे भी बता दीजिए कि क्योंकि गुजरात तो मोदी का गढ़ है, प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है, तो क्या आपको लगता है एक तरीके से राहुल गांधी ने भी ये खुले तौर पर चुनौती दे दी है कि इस बार वो गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं? नहीं, गुजरात के अंदर अंदरूनी कलह भी बहुत हो रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां तक मेरे पास खबर आई, अभी पूर्णता नहीं आ पाई मेरे पास, और अभी और उस पर स्पष्ट तौर पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि गुजरात के अंदर भी सिर पठौर चालू हो गई। अगर गुजरात हारते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर हमें यह भी देखना होगा कि सबसे ज्यादा दावा तो कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर ये 4 राज्य जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और उधर आपका झारखंड, इन चारों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर भी हार निश्चित ही वो खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में एक जो है वो एज हासिल है जी, वो ये है कि गुजरात के अंदर जितना भी धन बल है, जितनी भी सत्ता की ताकत है, जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी बड़ी प्रयोगशाला गुजरात के अंदर बना दी गई है, वो इतनी बड़ी प्रयोगशाला जो है जी वो कहीं पर भी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं, उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र के अंदर भी नहीं। और अगर सेटबैक लगता, पिछली बार लगते लगते आपको पता है बचा था, गुजरात बिल्कुल जो है बच करके निकले थे, वहां पे हार्दिक थे और जिग्नेश थे और तमाम यंगस्टर लड़के थे जिन्होंने बहुत अच्छा एक मोमेंटो खड़ा करा था पार्टी के समर्थन में, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे वो डाउन हुआ। अब तीसरी बार राहुल गांधी जी जिस तरीके से निकल करके आए, जिस तरीके से सदन के अंदर वो दहाड़ रहे, जिस तरीके से सदन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को तार तार कर दे रहे हैं, और हैरत की बात है कि विपक्ष को इतनी मजबूत आवाज एलओपी के तौर में बहुत बहुत वक्त के बाद देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जो है हमने देखा। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से आक्रामक हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनके पास तथ्य हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आप यकीन मानिए पूरा आपका सत्ता पक्ष उनको फेस नहीं कर पा रहा है। और खास तौर पे हमारे ओम बिरला जी जो हैं चेयर के ऊपर, वो राहुल गांधी जी के वो देख करके बड़ा घबराते हैं कि अब ये कौन सा सवाल लागने वाला है। जैसे उन्होंने मुद्दा 2 उद्योगपतियों को लेकर उठाया तो उन्होंने फौरन गेंद जो है उन्हीं के पाले में डाल दी। तो आप बताइए स्पीकर साहब, स्पीकर सर, हम किस नाम से उनको पुकारें? A1 A2 चलेगा? ठीक है, कुल मिलाकर के पूरा काउंटर पूरा दे रखा,
जी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने फैक्ट्स बताए हैं, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो यूपी की हो, ये सारी बातें सुनने के बाद तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के अंदर जो है वो फूट की खबरें हैं और बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। भले ही उन सब खबरों को दबा दिया जाता हो, लेकिन जो जानकार हैं, आप जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पॉलिटिक्स को अंदर से समझते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो है वो फूट पड़नी शुरू हो गई है। अब इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसका हो सकता है कि बहुत ज्यादा बीजेपी को नुकसान भी हो। और इसी मुद्दे पर बातचीत की। जवाद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।